वेलकम स्टूडेंट, दिस इज़ आवर नेक्स्ट लेक्चर फॉर क्लास 12, लेक्चर नंबर 19 पे आ चुके हम। 2 लेक्चर की बात और है, शायद 2 लगे भी ना, थ्योरेटिकल पोर्शन हमारा पूरा हो जाएगा। लेक्चर 19 यूनिट 4 EMI क्लास 12। आज का जो हमारा टॉपिक है भाई, लिख देते हैं पहले तो एलसी ऑक्सीलेशन। क्या हमारा आज का टॉपिक? एलसी ऑक्सीलेशन। अब तक हमने 11th क्लास में एक यूनिट पढ़ी थी। कौन सी यूनिट पढ़ी थी भाई? वेव एंड ऑक्सीलेशन। लास्ट यूनिट थी हमारी 11th क्लास की। उसके अंदर एक चीज़ हमने पढ़ी होगी, मैं उसका पहले बार रिकैप करवा देता हूँ, जिस बारे में हम बात करने वाले हैं कि वेव 2 टाइप की हमने पढ़ी थी। एनर्जी की फॉर्म में यदि हम बात करें तो हमारे पास जो वेव थी वो 2 टाइप की थी। कौन कौन सी 2 टाइप की थी? एक जो वेव होती थी हमारे पास वो इस तरीके की होती थी, आप देख रहे हो, ऐसी शुरू से ही चलती आ रही, लास्ट तक ऐसे ही जा रही। सेकंड जो हमारे पास थी वो कुछ इस टाइप की होती थी, इस टाइप। दोनों वेव हैं, दोनों में फर्क आपको दिख रहा है। ऊपर वाले में जो एम्पलीट्यूड शुरू में है लास्ट तक वही एम्पलीट्यूड आ रही है, एम्पलीट्यूड में कोई भी चेंजमेंट नहीं आ रहा। जो नीचे वाली हमारे पास, उसमें जो शुरू में एम्पलीट्यूड है टाइम के साथ डिक्रीज होता जा रहा है और एक पॉइंट पे आने के बाद क्या हो रहा है, वो 0। इस टाइप की वेव को हम क्या बोलते हैं, या इस टाइप के ऑक्सीलेशन को हम क्या बोलते हैं? अनडैम्प्ड। क्या बोलते हैं इस टाइप को हम? अनडैम्प्ड। और ये कौन सा होता है हमारे पास? डैम्प्ड। अभी क्यों बता रहे वो, जैसे जैसे टॉपिक हमारा शुरू होगा आपको समझ में आ जाएगा कि हमने ऐसा क्यों बताया था। तो एक बात का ध्यान रखना कि वो टाइप जिसमें एनर्जी है वो कंटिन्यूस रहे, टाइम के साथ डिक्रीज ना हो, एम्पलीट्यूड हो, एनर्जी हो, दोनों टाइम के साथ क्या चले हमारे पास, इक्वल हो। या आप वेव की फॉर्म में याद रखना तो एम्पलीट्यूड ही रखो कि एम्पलीट्यूड है वो टाइम के साथ कम ना हो, सेम चले। और जिसमें वो अनडैम्प्ड होगा, जिसमें कम हो जाए वो क्या होता है? डैम्प। तो मैं बात कर लेता हूं, पहले आज के टॉपिक पे आते हैं। अभी तो पहले डायग्राम बना लेते हैं एक बार। एलसी ऑक्सीलेशन है तो एक तो इंडक्टर होगा, सीधी सी बात है, और एक हमने क्या लगा दिया इसके अंदर? कैपेसिटर लगा दिया। इसको K1 नाम दे दिया। एक और लगाया हमने, इसको क्या नाम दे दिया? K2। भाई 2 हमारे पास इसमें की लगी हुई है, K1 और K2। या फिर इसको चेंज कर लो, इधर ले आओ, पहले बैटरी लगा देते हैं, अभी सही। 2 की लगा रखी है, एक सेल लगा रखा है, एक इंडक्टर लगा रखा है और एक कैपेसिटर लगा रखा है। पहले हम इसको समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद में लिख लेंगे, कोई बात नहीं। अब शुरू में डायग्राम जो है हमारा वो इस तरीके से है कि ये वाली जो की हमारी, भाई एक बार मैं इसको, आप लोग चेंज मत करना, ऐसे ही जैसे हमने अभी ऐसा बना रखा था शुरू में वैसा ही रखना आपको। तो मैं क्या मान रहा हूं कि शुरू में जो की है ये हमारी क्लोज मतलब इस तरीके से है। ये वाली जो है ये ओपन, K2 जो है वो क्लोज है। तो अब ये क्लोज होने के कारण क्या होगा कि जो सेल है, सेल हमारा इसको चार्ज करना शुरू कर देगा। जो हमारा कैपेसिटर है ये चार्ज होना शुरू हो जाएगा, लेकिन इंडक्टर के साथ सर्किट है वो हमारा डिस्कनेक्टेड है, वहां पे कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा है। इंडक्टर जो हमारा सेल है वो केवल किस में यूज हो रहा है भाई? कैपेसिटर को चार्ज करने में। जैसे ही कैपेसिटर चार्ज होता है, आपको पता है इसमें जो एनर्जी होती है, पोटेंशियल एनर्जी V इज इक्वल टू Q²/2C। ये हमारी एनर्जी स्टोर हो रही है किसके अंदर?
कैपेसिटर के अंदर। जैसे ही हमारी एनर्जी स्टोर हुई, यू एनर्जी लिख सकते हैं इसको डायरेक्ट, हम इसको हटा देंगे। अब सेल को, जो सर्किट हमारा, इसमें से सेल को डिस्कनेक्ट करते हैं हमने, इस तरीके से हो गया ये वाला, और ये जो है ये हमने क्लोज कर दी। समझ रहे हो? शुरू में ये वाली क्लोज थी, कैपेसिटर चार्ज कर लिया, जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हुआ हमने सेल को डिस्कनेक्ट कर दिया और इसको, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया। एल और जो सी है उसको हमने कनेक्ट कर दिया, हमारी सर्किट है वो चलनी शुरू हो गई। अब जैसे ही सर्किट हमारी भाई फ्लो कर रही है, मतलब इसका जो करंट है वो यहाँ पे आएगा। जो हमारे पास करंट है, यदि मैं बात करूं तो जो कैपेसिटर का करंट है आई किस में फ्लो कर रहा है भाई, वो इंडक्टर में, इंडक्टर में फ्लो कर रहा है। तो इंडक्टर में क्या होगा भाई, मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा। कैपेसिटर ने करंट भेजा इंडक्टर के पास, मैग्नेटिक फ्लक्स से हमारा वो चेंज हुआ। जैसे ही मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हुआ, ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा। क्या होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है, अब यदि हम भाई कैपेसिटर में से करंट ले रहे हैं तो कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज। अब जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो इसको अपोज करेगा। किसको अपोज करेगा? डिस्चार्जिंग को। भाई हमने ये पहले पढ़ा है लेंज लॉ के अंदर कि जो इसका प्रोडक्शन का रीजन होता है, जो ईएमएफ को बनाता है, ये उसी को ही क्या करता है, अपोज। तो ये जो करंट, मतलब चार्जिंग है, जो डिस्चार्ज हो रहा है, करंट फ्लो कर रहा है इंडक्टर में, उसी को ही क्या करेगा, ये अपोज करने की कोशिश करेगा। अब यदि अपोज कर रहे हैं भाई, आप कोई चीज आपके साइड आती जा रही है और आप उसको रोक रहे हो, तो जैसे जैसे आप उसको रोकेंगे तो धीरे धीरे आपके पास आएगी। उसी तरीके से जब हमारा ईएमएफ इंड्यूस है वो डिस्चार्जिंग को अपोज कर रहा है, तो डिस्चार्जिंग की प्रोसेस है वो स्लो हो जाएगी। डिस्चार्ज तो होगा लेकिन टाइम के साथ धीरे धीरे होगा वो, ये नहीं कि एकदम से डिस्चार्ज हो गया। तो डिस्चार्ज किसके कारण होता है भाई, धीरे किसके कारण होता है, ईएमएफ इंड्यूस जो हुआ है वो उसको अपोज करता है। यहां तक बात क्लियर। अब हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पे कि जो हमारे अपोज, एक चलो धीरे हुआ लेकिन एक पॉइंट आने के बाद क्या होगा, वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा। अब हमारा कैपेसिटर में कोई भी चार्ज बाकी नहीं, ठीक है। लेकिन हमारा ईएमएफ इंड्यूस हुआ है, ईएमएफ इंड्यूस हुआ है तो उसके कारण करंट बनेगा, ठीक है। अब वो क्या करता है, जो करंट हमारे पास बना है किसके कारण, ईएमएफ इंड्यूस होने के कारण, वो करंट क्या करेगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देगा। अपोजिट डायरेक्शन में हमारे पास जो करंट बना है भाई, यदि ईएमएफ की वैल्यू, मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू कम होती जा रही है, डिक्रीज हो रही है इंडक्टर के अंदर, क्यों, क्योंकि कंप्लीटली डिस्चार्ज हो रहा है। लेकिन जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ है वो क्या करता है, वो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा देता है, जिससे हमारा कैपेसिटर जो था वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। अब जब कैपेसिटर चार्ज हो गया है तो हमारी एक साइकिल कंप्लीट होगी, जहां से हमने शुरू किया था। शुरू में चार्ज था, फिर डिस्चार्ज हुआ, डिस्चार्ज होके कैसे हुआ डिस्चार्ज, हमने करंट है वो इंडक्टर को दे दिया। अब जब इंडक्टर में से करंट फ्लो हो रहा है तो आपको पता है जहां से करंट जाएगा वहां पे मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज होगी। अब मैग्नेटिक फ्लक्स की वैल्यू चेंज हो रही है तो ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ जो इंड्यूस हुआ है वो अपोज करता है डिस्चार्जिंग को, डिस्चार्जिंग को अपोज किया तो एक टाइम के बाद वो कंप्लीटली डिस्चार्ज हुआ। डिस्चार्ज होते ही क्या होगा कि हमारा करंट बेचारा संघर्ष करता है कि किसी तरह तो बच जाऊं मैं, तो इसके संघर्ष को कौन देखता है, ईएमएफ। ईएमएफ क्या कहेगा, कोई बात नहीं बेटा, हम आपके साथ हैं, हम आपको दोबारा अपोजिट डायरेक्शन में दे देते, डायरेक्शन तो चेंज होगी लेकिन हम आपको करंट दे देंगे। और वही करंट क्या करता है, अपोजिट डायरेक्शन में हमारे कैपेसिटर को चार्ज कर देता है। तो जहां से हमने प्रोसेस शुरू की वहीं पे ही खत्म होगी, सॉरी वहीं पे ही वापिस आ गई। मतलब यदि मैं वेव की फॉर्म में बात करूं तो एक कंप्लीट वेव भाई यहां से शुरू हुई जीरो पे, जीरो से फिर नेगेटिव में आ गई, लेकिन आगे वहीं पे जहां से शुरू किया था, ठीक है। अब ये एक कंप्लीट साइकिल हमारी पूरी होती, साइकिल कंप्लीट होगी। लेकिन बात कहां पे आई भाई, दो मटके हमारे पास, एक ये वाला है और एक ये वाला है। अब
आप किसी एक्सपर्ट को कहो, एक्सपर्ट मतलब कोई बनाने वाला नहीं, वैसे नॉर्मल जो पानी लेके आने का और लेके जाने का काम करता है, वो यदि एक से दूसरे में डालेगा तो बहुत कम चांस है कि हमारे पास पानी को बाहर बिखेरेगा, मतलब जितना इसमें था वो सारा इसमें डाल देगा। लेकिन यदि आप यही काम किसी बच्चे को बोलते हो करने के लिए, तो वो उसमें हमारे पास चांसेस ज़्यादा है कि वो बच्चा कुछ पानी बाहर गिरा दे। उसी तरीके से भाई ये कैपेसिटर था, ये डिस्चार्ज होके यहाँ पे आया, इसी का ही करंट वापिस इसी को मिल गया अपोजिट डायरेक्शन में। लेकिन क्या ये बात जरूरी है कि हर बार ऐसा ही हो? क्या उतनी एनर्जी इसको वापिस मिले? नहीं। लेकिन यदि मिल जाती, यदि हमारे पास इसको कंप्लीट एनर्जी उतनी मिलती है, मतलब कोई भी एनर्जी का लॉस नहीं होता, तो हमारे पास अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन बनते, सब में उतनी ही एनर्जी मिलेगी। लेकिन यदि हमारे पास एनर्जी का लॉस होता है तो हमारे पास डैम्प्ड ऑक्सीलेशन बनेंगे। कैसे बनेंगे? डैम्प्ड। ये होता है हमारे पास एलसी ऑक्सीलेशन। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल सिंपल प्रोसेस है, ज़्यादा कुछ दिक्कत वाली है नहीं कि आपको कहीं पे ऐसा लगे कि हमारे समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल सिंपल से लेके चलो कि हमारे पास भाई एक शुरू में एक सेल होगा जिसकी मदद से हम अपने कैपेसिटर को चार्ज कर लेंगे। जैसे हमारा कैपेसिटर चार्ज होता है, हम सेल को डिस्कनेक्ट कर देंगे, कैपेसिटर को इंडक्टर से जोड़ देते हैं। इंडक्टर क्या करेगा, इसके अंदर से कैपेसिटर का करंट ले लेगा शुरू में, बाद में उस खुद के अंदर क्या होगा, एक मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, उसका मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगा, ईएमएफ इंड्यूस होगा। ईएमएफ क्या करता है, डिस्चार्जिंग को अपोज करता है, जिसके चलते हमारी डिस्चार्जिंग स्लो हो जाती। डिस्चार्जिंग स्लो हो जाएगी कोई बात नहीं, लेकिन एक टाइम पे तो खत्म होगी। अब करंट बेचारा संघर्ष करता रह जाता है, तो उसकी जो ईएमएफ इंड्यूस हुआ हमारे पास, वो उसकी मदद करता है, जिससे क्या होता है कि अपोजिट डायरेक्शन में हमारा कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा। जो एनर्जी उसकी थी यदि उतनी मिलती है तो अनडैम्प्ड ऑक्सीलेशन बनेंगे, यदि एनर्जी कम होती है तो डैम्प्ड ऑक्सीलेशन बनेंगे। ये हमारे पास सारी प्रोसेस है जो हमने पढ़नी इसके अंदर। चलो अब लिख लेते हैं इसको एक बार। एक इंडक्टर लगा दिया हमने, एक कैपेसिटर लगा दिया, ये कोई भी सेल और भाई कैपेसिटर के सिंबल में फ़र्क देख लेना, कोई ज़्यादा है नहीं। ये K2, ठीक है। अब यदि मैं बात करूं लिखने की, कंसीडर a circuit containing inductor L and capacitor C which are connected to a cell. K1 and K2 are two keys which are connected to both inductor and
कैपेसिटर। ठीक है भाई, मेन हमारे पास यही चीज दी हुई है क्या, कि एक हमारे पास कैपेसिटर मान लिया, एक इंडक्टर है, 2 की लगा रखी, और एक हमारे पास, इसको लिख लो चाहे, एक क्या है, सेल लगा रखा। ठीक है, ये दिया हुआ है। अब हम पहला केस कंसीडर करते हैं, इसको रब कर दे, डायग्राम भी चलो रहने दो अभी तो। फर्स्टली key K1 is open and key K2 is closed. Then the cell start to charge the capacitor and the energy stored in the capacitor is given by Q स्क्वायर बाई 2C। ये फॉर्मूला है भाई एनर्जी की फॉर्म में, हमने फर्स्ट यूनिट में पढ़ते हैं इसको, कि जो एनर्जी स्टोर्ड होगी हमारे पास कैपेसिटर के अंदर वो किसके इक्वल होगी। ठीक है, इसकी 2-3 फॉर्म हमारे पास और भी है जो आपने पहले पढ़ चुकी, तो उनका अभी कोई जिक्र करने का जिक्र नहीं, वो नहीं फायदा। ये आ गया हमारे पास वैल्यू। अब हम क्या मान के चलेंगे कि जो ये वाली थी, ये तो क्या है, ओपन है, ये वाली क्या है, क्लोज। नाउ कि K1 is closed and K2 is open, then the current of capacitor start flowing through inductor, due to which magnetic flux of inductor change and the change and an EMF is induced in the circuit which oppose the discharging of capacitor। क्या करता है भाई, वो जो कैपेसिटर हमारे पास जो डिस्चार्ज हो रहा है, डिस्चार्ज किसके कारण होगा भाई, इसका करंट जब ऊपर की साइड फ्लो करेगा तो हमारा कैपेसिटर उसके कारण डिस्चार्ज होना शुरू करता है, जिसको कौन अपोज करता है, जो ईएमएफ इंड्यूस होगा वो। ठीक है,
डायग्राम को हटा देते भाई, क्योंकि अब इसका कोई भी यूज नहीं। अब हमने क्या पढ़ लिया भाई यहाँ पे कि जो ईएमएफ है वो इंड्यूस होगा, वो डिस्चार्जिंग को अपोज करेगा। ठीक है, अब हम क्या देखेंगे, अच्छा एक और बात, एनर्जी ऑफ इंडक्टर इज, अब जो हमने इंडक्टर भाई मान के चले थे, उसके लिए यदि मैं एनर्जी की बात करूं कि उसमें जो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रहा है जिसके कारण जो एनर्जी होगी उसकी वैल्यू कितनी होगी, याद रखना, इज गिवन बाय यूबी इज इक्वल टू, यूबी से डिनोट कर लेते इसको, एल आई स्क्वायर, ये हमारे पास। When the capacitor is completely discharged, then the current through inductor चीज ड्यू टू, इसका मतलब होता है संघर्ष करना या फिर कोशिश करना, पीछे रह जाना, एक तरीके से कोशिश करता आगे आने की, ड्यू टू डिक्रीज इन magnetic flux of inductor L. Now the induced EMF starts charging of capacitor in opposite डायरेक्शन। क्या करता है वो, कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देता है, किस डायरेक्शन में भाई, अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, और जो मैग्नेटिक एनर्जी होगी भाई किसकी, इंडक्टर की, वो किस में चेंज होने लग जाती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ कैपेसिटर में। एंड द मैग्नेटिक एनर्जी कौन से हमारे पास, 1/2 एल आई स्क्वायर, स्टार्ट changing in electrostatic energy of capacitor, and this process repeat again and again to give oscillation। ये प्रोसेस रिपीट होती है बार बार, किसके लिए भाई, ऑक्सीलेशन देने के लिए। ठीक है, अब ये तो होगी, और इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी कौन सी होगी भाई हमारे पास, वो जो पहले क्यू स्क्वायर बाई या 1/2 क्यू स्क्वायर बाई 2c, ये हमारे पास, मतलब एक तरीके से एक तो ये होगी 1/2 एल आई स्क्वायर, ये चेंज होनी शुरू होती है 1/2 क्यू स्क्वायर बाई सी में।
ठीक है, कर लोगे इसको। नेक्स्ट यदि हम बात करें, किसकी बात करें, जो प्रोसेस हमारे पास हुई है उसमें ऑक्सीलेशन की हमने बता दी भाई ये प्रोसेस बार बार रिपीट होती है ऑक्सीलेशन देने के लिए, लेकिन ऑक्सीलेशन देंगे कैसे, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी देन we have undamped oscillation. If we have loss of energy then we have damped oscillation. इस तरीके से ये हमारे पास दो टाइप के ऑसिलेशन बनेंगे, एक में हमारे पास एनर्जी का लॉस हो रहा है और दूसरे में एनर्जी का लॉस नहीं है कोई भी। ठीक है, बिल्कुल आसान है, बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको बता दिया गया है कि कहाँ पे एनर्जी हमारी लॉस होगी, कहाँ पे एनर्जी का लॉस नहीं होगा। इसको आप आराम से कर सकते हो। यदि किसी को फिर भी कोई डाउट होता है तो आप पूछ सकते हो। ये टॉपिक भाई इंपॉर्टेंट है, 5 नंबर में पूछा जा सकता है कई बार बोर्ड में, 3 नंबर में पूछा जाता है, 5 और 3 मार्क्स ट्यूशन में आता है हमारे पास। ठीक है, तो ये था हमारा आज का लेक्चर। इसके बाद मैक्सिमम थ्योरेटिकल पोर्शन के लिए 1 या 2 लेक्चर, क्योंकि एक हमारे पास इसमें 2 टॉपिक बचते हैं, एक तो ट्रांसफार्मर का है, एक जनरेटर का है। और जो जनरेटर वाला टॉपिक है ये हमने पहले कर चुके हैं, हम 10th क्लास में हमने कर लिया, तो उसको ही थोड़ा बढ़ा के लिखा हुआ, तो आप आराम से बुक से पढ़ के उसको कर सकते हो। उसमें टाइम वेस्ट हम ज़्यादा नहीं करेंगे, हम सीधा जो हमारा अगला टॉपिक है ट्रांसफार्मर उस पर कंसंट्रेट करेंगे। वो पूछे जाने का चांस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू जनरेटर के। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।